Hello student, welcome to Premier. So today we are going to start one of the new chapter of class 12, that is solid state, and solid state is the first chapter of physical chemistry. क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? सॉलिड स्टेट, जो कि आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर को आज हम लोग क्या करने वाले हैं? स्टार्ट करने वाले हैं जीरो टू एडवांस लेवल पे। ठीक है, एकदम जीरो से एकदम धीरे धीरे आराम से बताएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, एकदम आराम से सुनिए। बड़ा ही इजी टॉपिक है, बड़ा ही इमेजिनेशन टॉपिक है, 3 डायमेंशनल टाइप का टॉपिक है, थोड़ा सा आपको इमेजिन भी करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, दैट इज सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो सॉलिड स्टेट है। क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। आज हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले एज वी नो दैट दे आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, एंड ऑल द 3 स्टेट्स आर इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस। ठीक है, गैसियस स्टेट आर ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11। क्लास 11 में ऑलरेडी हम लोग गैसियस स्टेट को पढ़ चुके हैं। वो चैप्टर क्या था? स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड स्टेट आर डिस्कसिंग ओवर हियर, सॉलिड स्टेट को यहां पे हम लोग पढ़ेंगे। एंड लिक्विड स्टेट्स आर आल्सो स्टडी इन क्लास 12 इन फिजिक्स, और वो चैप्टर कौन सा रहता है? फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम पे आता है। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। हम लोग गैसियस स्टेट क्लास 11 में स्टेट्स ऑफ मैटर के नाम पे पढ़ चुके हैं। सॉलिड स्टेट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और लिक्विड स्टेट हम लोग जो पढ़ेंगे वो कहाँ पढ़ेंगे? फिजिक्स में विस्को फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से हम लोग पढ़ सकते हैं। और लिक्विड का थोड़ा थोड़ा हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में कहाँ पढ़ेंगे? कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे लिक्विड का, स्टेट्स ऑफ मैटर कुछ पढ़ के आए हुए हैं। कुछ हम लोग सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जब हम लोग स्टार्ट करेंगे वहां भी कुछ लिक्विड के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, बट बेसिकली लिक्विड को डिटेल में आप फिजिक्स चैप्टर में फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम पे आप पढ़ोगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। तो हम लोग सॉलिड स्टेट आज पढ़ने वाले हैं। अब देखो सॉलिड के बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं आप लोगों को कि सॉलिड में एक्चुअली पढ़ना क्या और क्या इसका टारगेट रहेगा, क्या इमेजिनेशन रहेगा। ये 3D चैप्टर है, एक तरह से पूछ सकते हो ये 3D चैप्टर है। ये 3D चैप्टर है, ध्यान रखिए 3 डायमेंशनल चैप्टर है, तो थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन करना पड़ जाएगा। इमेजिनेशन चैप्टर है और बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, और एक बात और अभी से बता देना चाहते हैं कि अगर आपको क्यूब का नॉलेज है तो ये चैप्टर आपको बहुत ही इजी होने वाला है। क्यूब समझते हो? क्यूब में क्या होता है? ईच एजेस या ईच साइड्स ऑफ क्यूब आर इक्वल। क्यूब क्या है? क्यूब एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। ठीक है, क्यूब में आपका क्या होता है कि हर साइड लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होता है? इक्वल होता है, एंड द ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। को पता होना चाहिए क्यूब क्या होता है। तो क्यूब अगर आपको समझ में आता है एकदम अच्छे से, 3D का व्यू आपको पता है, तो आपको ये चैप्टर बहुत इजी होने वाला है। अगर क्यूब के बारे में आपको इमेजिनेशन करने नहीं आ रहा है तो ये चैप्टर आपके लिए टफ हो जाएगा, डब्बा हो जाएगा चैप्टर। डब्बा इन द सेंस मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा। तो क्यूब का आइडिया बहुत अच्छे से होना चाहिए। और साथ साथ ये भी हिंट दे देते हैं कि ये चैप्टर जो है कभी भी पढ़ो आप, तो चाहे आप अपने रूम में होगे, चाहे आप किसी क्लासरूम में पढ़ रहे होगे, चाहे आप किसी एग्जाम हॉल में होंगे, चाहे आप अपने रूम में होंगे, किसी झोपड़पट्टी में तो रह नहीं रहे, रोड पे तो नहीं रह रहे, तो किसी ना किसी रूम पे रह रहे हैं आप, तो रूम हमेशा आप क्यूब कंसीडर कर लो। रूम को क्या कंसीडर कर लो? क्यूब कंसीडर कर लो। और क्यूब कंसीडर करके आप बैठे बैठे इमेजिन करके इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी कर सकते हो। इमेजिन कर लो ध्यान से। क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। कितने एजेस होते हैं? तो फेसेस भी ध्यान से अब देखना है, इमेजिन करना है। फ्रंट फेस, बैक फेस, ठीक है, लेफ्ट फेस, राइट फेस, टॉप फेस एंड बॉटम फेस। तो टोटल कितने फेस होते हैं? 6। एजेस कितने होते हैं? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से सारा एजेस भी ध्यान रखना है। ठीक है, कितने वर्टिसेस, वर्टेक्स, कॉर्नर कितने होते हैं? कॉर्नर आपका 8 होंगे, 2 ऊपर 2 नीचे, फिर 2 उसके ऊपर, फिर 2 नीचे, तो कितना हो गया? 8।
तो जहां भी आप बैठो, जहां भी बैठ रहे हो, एग्जाम हॉल में बैठो, चाहे अपने रूम में बैठो, चाहे क्लासरूम में बैठो, आपको अपने रूम को क्या कंसीडर करना है, क्यूब को, और बैठे बैठे इमेजिन कर लो। अगर इतना आपको इमेजिन करने आता है, कितना फेस डायगोनल है, कितना बॉडी डायगोनल, सब कुछ अगर समझ में आता है, तो ये चैप्टर बड़ा इजी होने वाला है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मैं बोल दिया कि ये कंसीडर कर लिए मेरा रूम है, ये मेरा एक रूम है, और ये रूम क्या है, क्यूब है। और हम मान लेते हैं इस क्यूब का जो एज लेंथ है वो कितना है, जितना एज लेंथ है उसके बराबर हम डायमीटर वाला एक बॉल ले आते हैं। एक मैं क्या ले आता हूँ, बॉल ले आता हूँ, और बॉल का डायमीटर इसका एज लेंथ जो है, इस रूम का जो एज लेंथ है इसके डायमीटर के बराबर है। तो अगर हम बॉल को एकदम बीच में रख देंगे तो क्या बॉल टच नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, बॉल टच एकदम बीचों बीच बॉडी सेंटर में आ जाएगा। अगर इसी बॉल को हम फेस में ले गए, फेस सेंटर में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आधा फेस आधा बॉल आपका अपने इस साइड से होगा, आधा आपका बाहर होगा। इसी बॉल को अगर हम एज सेंटर पे ले आए, एज सेंटर पे, तो कितना कंट्रीब्यूशन इस रूम में होगा, 1/4। जैसे आप समझ में आ रहा है, इस बॉल को अगर हम बॉडी सेंटर में रखें तो कितना कंट्रीब्यूशन है इस रूम में, कितना पार्ट है, पूरा का पूरा फुल पार्ट है। अगर इसी को फेस सेंटर पे ले गए तो कितना पार्ट हमारे रूम में है, तो हाफ है। अगर इसी बॉल को अगर हम एज सेंटर पे ले जाए तो कितना कंट्रीब्यूशन आपके रूम में है, 1/4। इसी को आप ले जाओ कॉर्नर पे, इसी बॉल को आप क्या ले जाओ कॉर्नर पे, तो कितना पार्ट आएगा, 1/8। आ रहा है समझ में। तो जस्ट लाइक ये जो है ना इमेजिनेशन है, 3D चैप्टर है। तो 3D चैप्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जितना भी क्रिस्टल होता है, वो क्रिस्टल, दुनिया का कोई भी क्रिस्टल उठा के ले आओ, उस क्रिस्टल का हर एक पॉइंट का जो सराउंडिंग अरेंजमेंट होता है वो फिक्स्ड होता है। जैसे कि क्रिस्टल ले ले NaCl, केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट क्लास में इतना तो आप पढ़ लिए होंगे, इतना तो सिखा दिया गया होगा कि NaCl का अरेंजमेंट कैसा होता है। NaCl का अरेंजमेंट आप देखोगे तो कैसा होता है, आप देखोगे कि अगर हम आपसे पूछें हर पॉइंट में कि बताओ कि सोडियम आयन के सराउंडिंग कितने क्लोराइड आयन रहता है, तो ये बताया गया होगा यार, नहीं पता तो हम बता रहे हैं कि each सोडियम आयन आर सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन। तो कैसे रहता है, ये सोडियम आयन है, सोडियम आयन के ऊपर एक क्लोराइड आयन रहेगा, एक नीचे रहेगा, एक आपका राइट रहेगा, एक लेफ्ट रहेगा, एक फ्रंट में रहेगा, एक बैक में रहेगा। तो each सोडियम आयन in the NaCl crystal are surrounded by 6 chloride ion and vice versa also. It means each chloride ion are also surrounded by 6 sodium ion in NaCl crystal. तो दुनिया का कोई भी NaCl क्रिस्टल उठा के लाओ और हर पॉइंट पे आप चेक करो, चाहे सोडियम का सराउंडिंग चेक करो, चाहे क्लोराइड का सराउंडिंग चेक करो, हमेशा आपको फिक्स मिलेगा। और इसको स्टडी करना बड़ा इजी हो जाता है अगर उसका इमेजिनेशन, उसका क्रिस्टल, उसका क्यूबिक, उसका यूनिट सेल को अब अच्छे से समझ लेते हो, तो NaCl का जायंट स्ट्रक्चर को इजीली आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। आया समझ में। तो इन शॉर्ट हम बता रहे हैं कि सॉलिड स्टेट को समझना है तो इमेजिनेशन चैप्टर है, 3D चैप्टर है, और 3D चैप्टर को समझना है तो जस्ट एज ए क्यूब को आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि हम जितना भी अभी पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल या यूनिट सेल, क्यूबिकल टाइप का ही क्रिस्टल या क्यूबिकल यूनिट सेल ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल क्यूबिक यूनिट सेल ही पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिए। तो सिर्फ क्यूबिक के बारे में इमेजिनेशन आपको करना आ गया या आप विजुलाइज करना सीख गए तो ये चैप्टर इजी हो जाएगा। आया समझ में। तो धीरे धीरे हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन राइज होता है कि कोई भी सबस्टेंस सॉलिड स्टेट में कब एग्जिस्ट करेगा, या गैसीय स्टेट में कब एग्जिस्ट करेगा, या लिक्विड स्टेट में कब एग्जिस्ट करेगा। एनी सबस्टेंस मे एग्जिस्ट इन सॉलिड और लिक्विड और गैसीय स्टेट इन विच कंडीशन, किस कंडीशन में बताएंगे कि ये सबस्टेंस सॉलिड स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में है या गैसीय स्टेट में है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू यूनिवर्सल अपोजिट टाइप ऑफ टेंडेंसी के बेसिस पे वी कैन से विच टाइप ऑफ सबस्टेंस एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट और गैसीय स्टेट और लिक्विड स्टेट। वो टू यूनिवर्सल अपोजिट टाइप ऑफ टेंडेंसी क्या है, एक है आपका म्यूचुअल अट्रैक्शन। म्यूचुअल अट्रैक्शन मींस क्या होता है, टेंडेंसी टू बाइंड द मॉलिक्यूल्स, एक दूसरे को पकड़ के रखना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखना। और एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होता है, टेंडेंसी टू एस्केप द मॉलिक्यूल विथ ईच अदर, एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स दूर भागना। किसी भी सबस्टेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे से जो दूर भागता है उस टाइप की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, एस्केपिंग टेंडेंसी। म्यूचुअल अट्रैक्शन किसे बोलते हैं, टेंडेंसी टू बाइंड मॉलिक्यूल्स विथ ईच अदर। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू अपोजिट टाइप ऑफ टेंडेंसी we can say which substance exists in which state।
अगर मैं बोल दूं कि इफ म्यूचुअल अट्रैक्शन इज वेरी 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 वेरी, या बोल सकते हैं इफ म्यूचुअल अट्रैक्शन इज मच मच ग्रेटर देन एस्केपिंग टेंडेंसी देन द सबस्टेंस इज एग्जिस्ट इन विच स्टेट? सॉलिड स्टेट. If mutual attraction is approximately equal to the magnitude of escaping tendency, then we can say in which state substance exists. तो हम बोलेंगे liquid state में. If mutual attraction is very very less than escaping tendency, then the substance is exists in which state? Gaseous state. अगर म्यूचुअल बहुत ही ज्यादा escaping tendency से, तो वो सबस्टांस किसमें एग्जिस्ट करेगा? सॉलिड में. अगर दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो किस में एग्जिस्ट करेगा? लिक्विड में. अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन एस्केपिंग टेंडेंसी काफी कम है वैल्यू में, मैग्नीट्यूड में, तो वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? गैसीय स्टेट में. आया समझ में? तो यहीं से हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, छोटा छोटा पॉइंट, और छोटा छोटा पॉइंट ही बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो यहीं से लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि एनी सबस्टांस may exist in solid or liquid or gaseous state, ठीक है, depending upon the magnitude of two universal opposite type of tendencies. ध्यान से देख लीजिए, कोई भी सबस्टांस सॉलिड लिक्विड गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है. वो किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ टू इनवर्सल अपोजिट टाइप ऑफ टेंडेंसी पे डिपेंड करेगा. ध्यान रखिएगा, उसके बेसिस पे ही हम लोग बोल सकते हैं कि सबस्टेंस आखिर किस स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड में है या लिक्विड में या गैसेस में. कोई भी सबस्टेंस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर और टेम्परेचर. बट वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर माइक्रोस्कोपिक लेवल में कैसे बताएंगे? ऑन द बेसिस ऑफ टू इनवर्सल अपोजिट टाइप ऑफ टेंडेंसी के बेसिस में बताएंगे. तो यहाँ पे पहला टेंडेंसी क्या होता है? बोलिए, पहला टेंडेंसी क्या होता है? एक होता है म्यूचुअल अट्रैक्शन. म्यूचुअल अट्रैक्शन क्या होता है? बोलिए, व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल अट्रैक्शन को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल अट्रैक्शन, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख लो थोड़ा सा, एक लाइन. टेंडेंसी टू बाइंड द मॉलिक्यूल्स, टेंडेंसी टू बाइंड द मॉलिक्यूल्स, टेंडेंसी टू बाइंड द मॉलिक्यूल्स विथ ईच अदर. आया समझ में? और एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होता है भाई? व्हाट डू यू मीन बाय एस्केपिंग टेंडेंसी? एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होता है? बोलिए. एस्केपिंग टेंडेंसी को किससे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? ईटी से. एस्केपिंग टेंडेंसी होता है टेंडेंसी टू एस्केप द मॉलिक्यूल, टेंडेंसी टू एस्केप मॉलिक्यूल, एक दूसरे से दूर भागना, एस्केप मॉलिक्यूल्स. मतलब यहां पे तीन केस बन सकता है. पहला केस क्या बनेगा कि इफ म्यूचुअल अट्रैक्शन इज मच मच ग्रेटर देन एस्केपिंग टेंडेंसी देन द सबस्टेंस विल एग्जिस्ट इन विच स्टेट? सॉलिड स्टेट. अगर बहुत ही ज्यादा आपका म्यूचुअल अट्रैक्शन बढ़ गया, बहुत ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया एस्केपिंग टेंडेंसी से, तो वो सबस्टेंस किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? सॉलिड स्टेट में. अगर आपका मैग्नीट्यूड ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एस्केपिंग टेंडेंसी देन द सबस्टेंस विल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट. वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा. इफ थर्ड केस क्या बनेगा? इफ म्यूचुअल अट्रैक्शन इज magnitude of mutual attraction is much much less than the magnitude of escaping tendency, then the substance will exist in gaseous state. In gaseous state. ठीक है. बट जो हम लोग को पॉसिबिलिटीज पढ़ना है, वो पॉसिबिलिटी कौन सा पढ़ना है? हम लोग को सॉलिड स्टेट वाला पढ़ना है. तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस, या वी आर गोइंग टू डिस्कस when the mutual attraction is much much greater than escaping tendency, then the substance will exist in solid state. और solid state के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को डिस्कस करना है. तो solid state कभी भी किसी substance का कब एग्जिस्ट करेगा? जब solid state के अंदर mutual attraction बहुत ही ज्यादा है escaping tendency से. आया समझ में?
क्लियर हुआ? तो कॉपी कीजिए, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है, तो इसी को हम लोग पढ़ना है। बाकी सब जो रिमेनिंग आपका स्टेट्स ऑफ मैटर है वो हम लोग अलग चैप्टर बनाया गया है, 11 क्लास में, कुछ 12 क्लास में। और हम लोग जैसे कि हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, गैसीय स्टेट्स ऑफ मैटर आपको गैसीय स्टेट में पढ़ना था, ठीक है। लिक्विड स्टेट हम लोग पढ़ेंगे, कुछ गैसीय स्टेट में कुछ पार्ट पढ़ना था और कुछ पार्ट जो है आपको फिजिक्स में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो ये पार्ट हम लोग को स्टडी करना है सॉलिड स्टेट के बारे में। आगे समझ में? तो कॉपी कीजिए, कॉपी कर लिया आप लोग, तो आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पे। अभी सॉलिड का इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहा है। अभी जो टॉपिक है मेरा वो क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है। ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट है। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है। अब बताइए, सॉलिड जो है एक फॉर्म है, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, एक फॉर्म है। सॉलिड इज द फॉर्म ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर which has sufficient force of attraction between their molecules। सॉलिड्स के अंदर जो है एक सफिशिएंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। क्या एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स को से पास कर सकता है क्या, मूव कर सकता है क्या, एक दूसरे को क्रॉस कर सकता है क्या, पेनिट्रेट कर सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये भी एक तरह का प्रॉपर्टीज है। चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज में लिखते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हम लोग लिखते हैं। थोड़ा सा आप लोग को पता होगा, लोअर क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ चुके होंगे। बट हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये थोड़ा मोड़ा ये भी जान लेते हैं। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या है? पहला प्रॉपर्टी तो यही है, क्या लिखेंगे कि सॉलिड इज फॉर्म ऑफ मैटर which has sufficient force of attraction। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं FOA, लिख लेना आप लोग। FOA को क्या लिखे हैं शॉर्ट फॉर्म में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड इज फॉर्म ऑफ मैटर विच हैज सफिशिएंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, सफिशिएंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर molecules, so that we can say, so that molecules cannot move, pass with each other। कहने का क्या मतलब समझो, यहाँ पे इमोशन समझिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब मान लो कि किसी सॉलिड में आपका अरेंजमेंट, आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का या मॉलिक्यूल्स का इस तरह से दिखाया हुआ है, ऐसे करके इस तरह से आपका मान लो कि मॉलिक्यूल्स का आपका अरेंजमेंट है। सपोज मान लो किसी सॉलिड में मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट इन दिस वे है, ठीक है, ऐसे करके। तो कहने का क्या मतलब है कि इस मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना सफिशिएंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि ये मॉलिक्यूल्स कभी भी क्रॉस नहीं कर सकता है, इसको पास नहीं कर सकता है, इसको पेनिट्रेट करके आगे नहीं बढ़ सकता है, कभी नहीं होगा। कभी भी ऐसे करके नहीं बढ़ जाएगा, ये भी कभी नहीं होगा। ध्यान रखिए कि इसको जंप करके चला गया या इसको पेनिट्रेट करके चला गया, ऐसा कभी नहीं होगा। वही लिखा है, सो दैट मॉलिक्यूल्स कैन नॉट मूव पास विद ईच अदर, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा हम लोग देख लेंगे अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन सॉलिड। सॉलिड का अरेंजमेंट कैसा होता है? व्हाट इज द इंटरमॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, ठीक है, डायग्राम देख लेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कैसा होता है? इंटरमॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, ठीक है, इज वेरी टाइटली पैक्ड। जो इसका अरेंजमेंट होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है, वो वेरी टाइटली पैक्ड होता है। बहुत ही कम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी वेरी मिनिमम होता है, ध्यान रखिएगा। तो अरेंजमेंट अगर हम दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं। जैसे मान लो कि ये सॉलिड है एक पार्ट, तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है या एटम का जो अरेंजमेंट है वो वेरी टाइटली पैक्ड है, वेरी टाइटली पैक्ड, एक दूसरे से पूरा टच रहता है, वेरी टाइटली पैक्ड होता है। इस तरह से अरेंजमेंट होता है, देख सकते हो। और लिक्विड और गैस में ऐसा नहीं होता है, वेरी टाइटली पैक्ड होता है। इंटरमॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इज वेरी टाइटली पैक्ड। नेक्स्ट और लिखेंगे हम लोग, इसके बीच में आप देख सकते हो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या है? मिनिमम है, तो लिख सकते हैं मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ये भी लिख सकते हैं छोटा पॉइंट बना के।
इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी कितना है, मिनिमम है। देख सकते हो, मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये सब सारा कुछ हम लोग लोअर क्लास में पढ़ते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। ठीक है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इज वेरी टाइटली पैक्ड, मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इससे हम लोग कह सकते हैं, इतने सारे प्रॉपर्टी से हम लोग बोल सकते हैं कि सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड हैव रिजिडिटी प्रॉपर्टीज। इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, उसका शेप भी फिक्स होता है। आप चाहे स्टोन को, चाहे मार्कर को आप कहीं भी रखो, उसका शेप चेंज होने वाला है क्या, नहीं। इसका वॉल्यूम चेंज होने वाला है क्या, नहीं। ये रिजिडिटी है, इसको कितना भी दबाओ ये दबेगा क्या, नहीं। तो फिक्स रिजिडिटी है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सॉलिड हैज फिक्स्ड मास वॉल्यूम एंड रिजिडिटी। ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, इसका डेंसिटी क्या था, वेरी हाई डेंसिटी बोल सकते हैं ना, वेरी हाई डेंसिटी एज कंपेयर टू लिक्विड और गैस। डेंसिटी काफी ज्यादा होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वेरी लेस होता है, वेरी लेस काइनेटिक एनर्जी, वेरी लेस काइनेटिक एनर्जी। लिखते चलेंगे शॉर्ट फॉर्म में। और बताइए क्या होगा, यहां लिखे, यहां पे लिखते हैं एक्सपेंसिबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड का क्या होता है, मिनिमम होता है एज कंपेयर टू लिक्विड और गैस। क्या इसको आप कंप्रेस कर सकते हो सॉलिड को, क्या इसको एक्सपेंड कर सकते हो, नहीं। तो हम लोग लिखेंगे मिनिमम कंप्रेसिबिलिटी एंड एक्सपेंसिबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, और क्या देखेंगे, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन। इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसा होगा, वेरी लेस होगा। डिफ्यूजन समझ रहे हो, रेट ऑफ डिफ्यूजन। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो है, डिफ्यूजन वो क्या होगा, वेरी लेस होगा। काइनेटिक एनर्जी अगर लेस है तो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होने वाला है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ऑल्सो वेरी लेस। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ऑल्सो वेरी लेस, आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है। और कोई प्रॉपर्टीज बता सकते हो क्या, बोलिए। और कोई प्रॉपर्टीज, हाई डेंसिटी बोल दिए, ठीक है, हाई डेंसिटी, वेरी लेस काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड हैज फिक्स्ड मास, वॉल्यूम एंड रिजिडिटी, मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और क्या बोल सकते हैं, ये सब सारा प्रॉपर्टीज हो गया सॉलिड का। और कोई प्रॉपर्टीज है क्या, बोलिए। और कोई प्रॉपर्टीज, अब तो नहीं लग रहा है कोई प्रॉपर्टीज, ठीक है। और भी छोटा मोटा हो तो आप लोग कर लेना। तो ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है। सॉलिड के सब प्रॉपर्टीज ध्यान रखेंगे। मॉलिक्यूल्स पेनिट्रेट नहीं कर जाएगा, जंप नहीं कर जाएगा, एक दूसरे को पास नहीं कर जाएगा, ध्यान रखिएगा। इंटरमॉलिक्यूलर अरेंजमेंट क्या होता है, वेरी टाइटली पैक्ड है। इसको इधर लिखते हैं, वेरी टाइटली पैक्ड, इज वेरी टाइटली पैक्ड, वेरी टाइटली पैक्ड, वेरी टाइटली पैक्ड। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मिनिमम है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम है, मिनिमम कंप्रेसिबिलिटी एंड एक्सपेंसिबिलिटी, रेट ऑफ डिफ्यूजन वेरी वेरी लेस, सॉलिड हैज फिक्स्ड मास, वॉल्यूम एंड रिजिडिटी, वेरी हाई डेंसिटी, वेरी लेस काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू लिक्विड और गैसियस स्टेट। आया समझ में, क्लियर हो गया, आगे बढ़े। तो ये मेरा छोटा सा टॉपिक था सॉलिड से इंट्रोडक्शन के लिए। अब यहां पे हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे। तो सॉलिड का कुछ ना क्लासिफिकेशन किया गया है, देयर आर सर्टेन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड का जो क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। तो सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मींस वो सबस्टांस किस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना है, एटम से, मॉलिक्यूल से, आयन से, किससे बना हुआ है। तो उसका जो अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट के बेसिस पे सॉलिड को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो टाइप्स में। वन इज एमरफस सॉलिड एंड सेकेंड वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। अरेंजमेंट के बेसिस पे, अगर अरेंजमेंट फिक्स होता, अगर सॉलिड का अरेंजमेंट फिक्स होता, सपोज मान लो कि अगर अरेंजमेंट फिक्स होता सॉलिड का, तो दुनिया का कोई भी ग्लास ले आओ, ग्लास का शेप हमेशा फिक्स होता। दुनिया का ग्लास जो होता है हमेशा क्या होता, फिक्स्ड होता। बट ऐसा है क्या, ग्लास से बना हुआ अनगिनत आपका सबस्टांस है। ग्लास से बना हुआ आप देख सकते हो, कप है, जग है,
डिफरेंट डिफरेंट आपका आपका सजाने वाला डेकोरेटिंग आपका सामान है तो ग्लास से बना हुआ है ना। तो अगर ग्लास का फिक्स शेप होता, वॉल्यूम फिक्स होता, या उसका अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल एकदम फिक्स होता, तो क्या अगर उसका क्या सब कुछ सेम रहता क्या अरेंजमेंट? अगर अरेंजमेंट अगर आपका फिक्स होता, रेगुलर पैटर्न होता, डिसिप्लिन ऑर्डर में होता, तो क्या सारा सॉलिड का जो बनता है सबस्टांस वो फिक्स होता? बट ऐसा है क्या? नहीं। तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वी कैन क्लासिफाइड सॉलिड इनटू टू टाइप्स। तो अरेंजमेंट के बेसिस पे हम लोग सॉलिड को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कुछ अरेंजमेंट के बेसिस पे कर सकते हैं, क्योंकि ग्लास आप देख सकते हो, ग्लास का बना हुआ अनगिनत सामान है। आ रहा है समझ में? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक उसी पे रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे आप लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे आप लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, तो हम लोग लिखेंगे क्लासिफिकेशन का, सॉलिड का क्लासिफिकेशन जो है, सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड, सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड into solid can be classified into two types. Solid can be classified into two types on the basis of arrangement of constituent particle, on the basis of constituent particles, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में भी क्या हो सकता है, मे बी एटम्स हो सकता है, मे बी मॉलिक्यूल्स हो सकता है, और मे बी क्या हो सकता है, आयंस हो सकता है। वो सबस्टांस किससे बना हुआ है? तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेसिस पे हम लोग सॉलिड को क्लासिफाई कर सकते हैं टू टाइप्स में। पहला टाइप से आपका एमरफस सॉलिड, और सेकेंड क्लासिफिकेशन है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। एमरफस सॉलिड को शॉर्ट फॉर्म में एएस लिखेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड को शॉर्ट फॉर्म में सीएस लिखेंगे। अब ये जो सॉलिड का क्लासिफिकेशन है किसके बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट किस तरह से है, उसके बेसिस पे। अरेंजमेंट तो हो ही सकता है ना, अरेंजमेंट तो चेंज कर सकते हैं ना। तो अरेंजमेंट के बेसिस पे हम लोग सॉलिड को क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट टाइप में। और क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसा है जिसमें आपका अरेंजमेंट जो है वो फिक्स होता है। दुनिया का कोई भी NaCl क्रिस्टल ले आओ, उसमें सोडियम आयन का या क्लोराइड आयन का सराउंडिंग इन्वायरमेंट हमेशा फिक्स होता है। Each sodium ion are surrounded by 6 chloride ion and vice versa. Vice versa means chloride ion is also surrounded by 6 sodium ion in NaCl crystal. तो क्रिस्टल का जो अरेंजमेंट होता है वो फिक्स्ड होता है, डिसिप्लिन होता है, रेगुलर ऑर्डर मैनर होता है। बट एमरफस सॉलिड ऐसा सॉलिड है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा होता है, इरेगुलर ऑर्डर का होता है, इनडिसिप्लिन ऑर्डर का होता है, ठीक है। उसका जो अरेंजमेंट होता है वो इरेगुलर ऑर्डर पैटर्न में होता है, जिसके कारण से अमरफस सॉलिड से हम लोग ढेर सारा सब्सटेंस बना सकते हैं। इसका एग्जांपल जैसे ग्लास है, प्लास्टिक है, ठीक है, पीच ब्लेंड है, रबड़ है, ये सब अमरफस सॉलिड में आता है। मतलब इसका जो अरेंजमेंट होगा ना, अरेंजमेंट कैसा होगा, जैसे देखो ऐसे होगा, ऐसे बना देते हैं अरेंजमेंट किस तरह। ये अरेंजमेंट हो गया किसी सॉलिड का, ठीक है, किसी सॉलिड का देखो ये अरेंजमेंट है। और एक अरेंजमेंट ऐसा बना दिया मैं। अब बताओ कौन सा अरेंजमेंट एकदम डिसिप्लिन ऑर्डर में, कौन सा डेफिनिट ऑर्डर में, कौन सा रेगुलर ऑर्डर में, बताइए किस टाइप के अरेंजमेंट को आप रेगुलर ऑर्डर मैनर बोल सकते हो।
इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग बोल सकते हैं कि एक रेगुलर ऑर्डर मैनर में अरेंज हुआ है, रेगुलर ऑर्डर मैनर में अरेंज हुआ है, बोल सकते हैं। और इसको आप बोलोगे क्या, इस टाइप के पॉइंट्स को या इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को, इस पॉइंट को, इस मॉलिक्यूल्स को अगर हम कंसीडर कर लेंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इस पॉइंट को हम लोग कंसीडर कर लिए क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलोगे क्या, रेगुलर ऑर्डर मैनर? नहीं, ये क्या आपका इरेगुलर ऑर्डर मैनर में अरेंज है, इरेगुलर ऑर्डर मैनर में आपका क्या है, अरेंज है। तो अगर किसी सॉलिड में, सॉलिड है द सॉलिड विच हैज, या बोल सकते हैं द सॉलिड विच हैज irregular order or indefinite order manner arrangement of constituent particles is known as amorphous solid. And crystalline solid का definition क्या हो जाएगा, the solid which has fixed or definite or regular order arrangement of constituent particles is known as crystalline solid. क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसा सॉलिड है जहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा होगा, एक रेगुलर ऑर्डर मैनर में होगा, एक डिसिप्लिन ऑर्डर मैनर में होगा, एक आपका कैसा होगा, एक डेफिनिट रेगुलर डिसिप्लिन ऑर्डर अरेंजमेंट में होगा। और एमएफएस क्या है, जस्ट का उल्टा है। तो ये दो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो ये दोनों के बारे में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमरफस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हम लोग को साथ साथ बोर्ड के साथ साथ जेई और नीट भी प्रिपेयर करना है, तो बोर्ड यहां से भी देखते चले। तो बोर्ड में ये काफी पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमरफस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमरफस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसमें आपको 5-6 पॉइंट लिखना होगा, ठीक है। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक मेरा वही रहेगा।